ओरिजिनल नाव नसलेला हा प्राणी कोण आहे? तर रे बाबू एक काम कर, याला डिलीट मार, घ्यायचं नाही मीटिंग मध्ये, याच्यानंतर सोडून द्यायचं, काढून टाकायचं. कळलं? चल रिमूव्ह करून टाक पटकन, त्याला पाहिजे नाही आपल्याला ते. हाँ, तर कल हम लोगों ने देखे थे सीरीज, ठीक है. अब वो जब मैं सीरीज तुम लोगों को पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों को कुछ डाउट थे, जैसे तो डाउट मैं तुम लोगों को और एक बार क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा समझ लो. ओके. अभी देखो, कल मैंने एक लड़की के नोटबुक में देखा, ठीक है, तो बहुत सारे गलत काम कर रहे तुम लोग. जैसा हम बोर्ड पे पढ़ा रहे, ज्या प्रकारे आम्ही बोर्डवर शिकवतो आहे, ते बोर्डवर शिकवलेलं पण तुम्ही बरोबर लिहित नाहीये. समजलं ना? सगळं चुकीच्या गोष्टी दिसतात. 2 मुली आल्या होत्या का क्लासवर, त्यांना डिफिकल्टी होती सेकंड लेसनची. मग त्यांना मी ते शिकवलं. एक वही मी पाहिली, त्यातली एका मुलीची, नाव नाही सांगत आता, बॅचमध्ये नाव नाही बरं वाटत, पण सिरीज अक्षरशः त्या मुलीनी 5 सिरीज 5 वेगवेगळ्या ठिकाणी काढल्या. ठीक आहे ना? बाल्मर वेगळी काढली, त्यानंतर पाश्चन वेगळी काढली, 5 ठिकाणी 5 काढून ठेवलं. असं हे असं काढलं. ठीक आहे. हे जे काही आहे ते हे अशी, मग हे झाली एक सिरीज. मग पुन्हा हे दुसरी सिरीज, असं 5 ठिकाणी काढल्या 5 सिरीज. आता मला सांगा, असं शिकवलं का रे मी? असं शिकवलं का मी? नाही सर. मी तर एका ह्याच्यात सगळं काढून दिलं होतं ना तुम्हाला. एकाच डायग्राम मध्ये सगळ्या सिरीज दाखवल्या होत्या की नाही मी? हो सर. मग आता तुम्हाला हे समजायला पाहिजे की आपण जे काही इथं पाहतो आहे ते तसं काढा ना, जसं मी सांगतो. जसं मी सांगतो ते तसं काढायचं. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची स्वतःच्या मनाने शानपण करायची नाही. नवीन आता मी क्लिअर शब्दात सांगतो, कोणी जर तुमची वही पाहिली चुकीचं जर त्यात लिहिलं असलं, त्याला जर केमिस्ट्री समजत असेल, तर त्यात आमची खूप बदनामी आहे. मग हे असे बदनामीचे कामं करू नका, मी पहिलेच सांगतोय तुम्हाला. ठीक आहे. आता लक्षात हे ठेवायचं कि काल ज्या सीरीज अपन शिकलो, कल हमने जो सीरीज पढ़े, वो सीरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी. उनके नाम पे से उनको वो सीरीज को नाम दिए गए हुए. ठीक है. उसपे से बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे, बोर, उन्होंने हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर बनाया, बोर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर बनाया बोर नाम के साइंटिस्ट ने. तो वो क्या था, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी, तो उसको हमको 1 बाय 1 एक एक चीज मैं तुम लोगों को समझाता हूं. ठीक है. अभी तुम लोग अपने पास टेक्स्ट बुक रखो. टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है. टेक्स्ट बुक में से एक एक पॉइंट पढ़ पढ़ के मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ये इतना पॉइंट. ठीक है. तो पेज नंबर आना है तुम लोगों को 40 पे. 40, पेज नंबर 40 आ गए क्या सारे के सारे? सर हाँ. अब देखो 40 नंबर के पेज पे जो टेबल है एक दिया हुआ, सीरीज N1 N2 स्पेक्ट्रा रीजन. तो स्पेक्ट्रल रीजन जो है ना, कौन सी सीरीज को कौन सा, वो ध्यान में रखना. एमसीक्यू पे क्वेश्चन आते हैं उसको. और कौन से सीरीज के लिए N1 कौन है, N2 कौन है, ये भी ध्यान में रखना. वो भी आते एमसीक्यू में. ठीक है. तो ध्यान में रखना है. बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, नील बोर नाम का था, नील बोर नाम था. पुट फोर्थ हिज पोस्टुलेट about the atomic model for hydrogen while doing some use the quantum theory. उसने अब देखो क्या क्या किया था. क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर द हाइड्रोजन. अब देखो इसका मीनिंग क्या है. तो जो नील बोर थे, उन्होंने 3 बातों का यूज किए. क्या यूज किए? पहला जो है क्वांटम थ्योरी का जो था, प्लैंक क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने जो इंफॉर्मेशन दिए थे, जिसपे से अपन ने इसके पहले प्लैंक कांस्टेंट बोले थे, एच इक्वल टू, तो
क्वांटम थ्योरी का यूज किए उन्होंने ये मॉडल बनाने के लिए। क्वांटम थ्योरी एक। ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर, डबल नेचर, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन बोलूंगा मैं, मेरे हिसाब से उसको मैं तुम लोगों को समझाता हूं। और तीसरा था कल का हमने जो पढ़े हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मतलब कल वाली पूरी लाइंस जो है उसे बोला गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अभी डबल नेचर क्या है ये सबसे पहले समझ लो। डबल नेचर, डबल नेचर का मतलब ऐसा है कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपना सिंपल लाइट लेंगे। लाइट, लाइट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो वेव के आधार पे उसको एक्सप्लेन कर सकते। सम प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। लाईटच्या काही प्रॉपर्टी अशा आहे की ज्या एक्सप्लेन केल्या जातात वेव्ह नेचरच्या आधारावर, आणि अँड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाईट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल के आधार पे, पार्टिकल्स। तो देखो मीनिंग ऐसा है कि लाइट जो है, रेडिएशन की बात कर रहे हैं अपन, मैंने फॉर एग्जांपल लाइट बोला तुम लोगों को, तो रेडिएशन की मतलब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है कि जो वेव के आधार पे अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते, उसको नेचर, वेव नेचर है उसका। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो सिर्फ पार्टिकल को रहती, मतलब सम प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट आर पार्टिकल इन नेचर एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट आर वेव इन नेचर। वेव के नेचर की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी उसकी इसके जैसी है, पार्टिकल के नेचर की है। मतलब लाइट की प्रॉपर्टी कितने प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई रे? दो टाइप की हो गई। कुछ ऐसी जो वेव के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते, और कुछ ऐसी जो हम किसके आधार पे एक्सप्लेन कर सकते, पार्टिकल के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते। तो ऐसा नेचर जो है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, इसी को बोला जाता है ड्यूअल नेचर, मतलब डबल नेचर। ठीक है, देयरफॉर लाइट हैव डबल नेचर, डबल नेचर, ठीक है, वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्युअल नेचर ऑफ द लाइट। तर हे महत्वाचं आहे। डबल नेचरचा अर्थ आहे पार्टिकल नेचर आणि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, इट इज अ डबल नेचर। particle nature and wave nature, it is a double nature. Some properties of the light or radiation explained on the basis of wave and some properties on the basis of nature, on the basis of particles. So कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो वेव के आधार पे ही एक्सप्लेन हो सकती, और कुछ ऐसी है कि जो वेव के आधार पे एक्सप्लेन नहीं हो सकती लेकिन पार्टिकल के आधार पे एक्सप्लेन हो सकती है, होती है। तो इसलिए दो प्रकार का नेचर है, और ये जो नेचर है ये एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने, इसलिए एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। तो इसलिए न्यूटन का भी रोल है उसमें, थोड़ा सा नाम नहीं है दिया हुआ लेकिन न्यूटन का भी रोल है उसमें। ठीक है, तो अभी ये तीनों चीजों का, ये जो तीनों चीजें हैं कौन सी, क्वांटम थ्योरी की जानकारी पूरी, क्वांटम प्लैंक क्वांटम ने जो दिया था वो क्वांटा वाली, जो हमने बोले थे हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब होते तो फिर वो इमिट होंगे तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो वाली सब जानकारी। डबल नेचर मतलब ड्यूअल नेचर,
और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो हमने कल लाइन देखी है। तो ये तीनों का यूज करके, ये तीनों चीजों का यूज करके बोर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई। तो बोर ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई वो मैं तुम लोगों को वन बाय वन समझाता हूं। देखो, अब तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में देखो, उसकी मीनिंग मैं बताऊंगा तुम लोगों को अच्छे से। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ द बोर्स एटॉमिक थ्योरी, देखो यहां पे लिखा है, ते लिहिलेलं आहे, ते बरोबर ऐकायचं आता, काय व्यवस्थित एकदम। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन of the many possible circular paths of fixed radius and energy. These paths are called as orbit या फिर stationary state या फिर allow energy state. These orbit are arranged concentrically around the nucleus in an increasing order of energy. अब देखो उनका मतलब क्या था, ये पहले सेंटेंस का मतलब क्या है देखो। तो बोर ने ऐसा बोला कि न्यूक्लियस तो सेंटर में रहता है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें प्रोटॉन रहते, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उघड रे भाई लवकर पटकन। हाँ, लेकिन अभी देखो कैसा है कि अभी तक कैसे पक्का पक्का मालूम नहीं था कि एटम ऐसा ही रहता करके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोले थे। अब थोड़ा सा कंफर्मेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो बोर का बोलना ऐसा था, ये तीनों थ्योरी का स्टडी करने के बाद में बोर ने ऐसा बोला कि ये है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब जैसे ये एक सेंटर है, इसका ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है। अब ये दूसरा सर्कल है, उसका भी यही सेंटर है। ये तीसरा सर्कल है, उसका भी यही सेंटर है। तो एक ही सेंटर वाले जो अलग अलग सर्कल्स रहते हैं उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स डिफरेंट सर्कल विच हैविंग सेम सेंटर। डिफरेंट सर्कल है, ये अलग सर्कल है, ये अलग है, तो अलग अलग 3 सर्कल है, लेकिन सबका सेंटर एक ही है। ऐसे इसको बोला जाता है, सर्कल्स को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जो है उसका बोलना था बोर का कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं, और उस सर्कल को उसने नाम दिया ऑर्बिट। उस सर्कल्स को क्या नाम दिया उसने? ऑर्बिट दिया, या फिर स्टेशनरी सेल्स बोला, स्टेशनरी लेवल बोला, या फिर एनर्जी लेवल बोला, एनर्जी लेवल, ऐसे अलग अलग नाम उसने दिया। ठीक है, अभी दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता बोले वो इन डिफरेंट, ये जो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व होता है, घूमता है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, रिवॉल्व होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आया क्या समझ में? उसका बोलना था ये तीनों स्टडीज का, ये तीनों थ्योरीज का स्टडी करने के बाद में बोर ने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, जिसे ऑर्बिट बोल सकते, स्टेशनरी लेवल बोल सकते, एनर्जी लेवल बोल सकते। और देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते जाती है। ठीक है, इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा, इसको 4 बोलूंगा। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट से एनर्जी ऑफ द सेकंड ज्यादा रहेंगी, एनर्जी ऑफ द सेकंड से एनर्जी ऑफ द थर्ड ज्यादा रहेंगी, और एनर्जी ऑफ द थर्ड से एनर्जी ऑफ द फोर्थ ज्यादा रहेंगी। ठीक है, मतलब एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस। एज वी मूव अवे फ्रॉम द ऑर्बिट, एनर्जी इज इंक्रीजेस। ठीक है, ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाती? इंक्रीज। ये फर्स्ट की सबसे कम रहेंगी, सेकंड की उससे भी कम, थर्ड सेकंड की ज्यादा, थर्ड की और ज्यादा, और फोर्थ की
और ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, हमने रुदरफोर्ड में बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, ये अगर सर्क्यूलर, देखो नाम था उस दिन मैक्सवेल, याद करो, उसने बोला था कि भाई ये अगर गोल 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 घूमेगा तो इसकी एनर्जी का लॉस होगा और वो जाके सेंटर में गिर जाएगा, ऐसा बोले थे हमने उस दिन। अब ये जो बात बोली थी मैक्सवेल ने, उसका आंसर रुदरफोर्ड ने नहीं दिया था, उसका आंसर दिया था बोर ने। तो मैक्सवेल का क्या बोलना था, मैक्सवेल का क्या बोलना था कि जो भी सर्कुलर मोशन में रहता है उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होने से वो जाके ड्रॉप हो जाता है एट द सेंटर, ऐसा बोलना था उसका। किस कारण ड्रॉप हो जाता है? बिकॉज द पार्टिकल इन सर्क्यूलर मोशन लॉस इट्स एनर्जी, लॉस होता है एनर्जी का, लॉस इट्स एनर्जी, और एनर्जी का लॉस होने के कारण ड्रॉप इनटू द सेंटर, न्यूक्लियस। बराबर है। ये बोला था किसने? मैक्सवेल ने। लेकिन बोर का बोलना ऐसा है, बोर का बोलना ऐसा था कि ये जो रहता है इलेक्ट्रॉन जब अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है तो इट नाइदर लॉस एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, वो एनर्जी का लॉस भी नहीं होने देता है और एनर्जी गेन भी नहीं होने देता है। मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी क्या रहती? कांस्टेंट रहती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, इट्स एनर्जी नाइदर लॉस नॉर गेन, उसकी एनर्जी बढ़ती भी नहीं, उसकी एनर्जी कम भी नहीं होती, वो एनर्जी का लॉस भी नहीं करता, वो एनर्जी गेन भी नहीं करता। इसका मतलब हुआ है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? हो सर। एंड अगर, बात सुनो अच्छे से, आई का बरोबर, यदि वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी, और उसकी एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेंगी तो फिर वो जाके न्यूक्लियस में ड्रॉप होगा क्या? नहीं। क्योंकि नहीं। यहां पे मैक्सवेल ने क्या बोला था? ए लॉस इट्स एनर्जी, जो ऑर्बिटल, जो एनर्जी गोल घूमते हुए सर्कुलर मोशन में जो एनर्जी का लॉस करता है वो जाके न्यूक्लियस में ड्रॉप होता है, ऐसा बोला था उसने। एनर्जी का लॉस, इट इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर व्हाट? ड्रॉपिंग इनटू द सेंटर। लेकिन यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट नाइदर लॉस एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, वो एनर्जी लॉस भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। आई बात समझ में? पहला क्या था कि बोर का बोलना था कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर डिफरेंट सर्कल्स बट दे आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर सर्कल, they are called as orbit or stationary level or energy levels. Okay, as the number of orbit increases energy also increases, या फिर जैसे जैसे ऑर्बिट दूर जाएगा न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, इससे जैसे जैसे ऑर्बिट दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। जसं जसं ऑर्बिट हा न्यूक्लियस पासून दूर जाईल तसतशी त्याची एनर्जी वाढत जाईल। पहिल्याची एनर्जी सर्वात कमी, दुसऱ्याची जास्त, तीसरे की और ज्यादा, फोर्थ की और ज्यादा, फिफ्थ की और भी ज्यादा रहेंगी। समझ में आया? एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा सब कुछ। दूसरा इंपॉर्टेंट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट नाइदर लॉस नॉर गेन द एनर्जी, दैट्स व्हाई इट नॉट ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस। दिस इज द सेकंड थिंग। अभी और एक इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोगों को ये जो है ये लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी लेवल बोलेंगे इसको हम, कम एनर्जी की लेवल है पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट ज्यादा लेवल, ज्यादा एनर्जी की लेवल है, तीसरा ऑर्बिट और भी ज्यादा, ऐसे चलेगा। अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में हमको भेजना है, इफ वी वांट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, देन वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन भेजना है सेकंड ऑर्बिट में तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा बोलना था बोर का। ठीक है, फर्स्ट लेवल में से इलेक्ट्रॉन को, ये देखो ये लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट में से अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे सेकंड में भेजना है तो उसको मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, मतलब रेडिएशन।
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट में से सेकंड में या सेकंड में से थर्ड में, थर्ड में से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल ही बताया मैंने ये सब कुछ बातें, ठीक है। तो लोअर लेवल टू हायर लेवल अगर इलेक्ट्रॉन ये करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। वेन इलेक्ट्रॉन प्रमोट फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी आवश्यक रहती, काय के लिए, काय के लिए आवश्यक रहती, ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी आवश्यक रहती। और अगर फिर फर्स्ट में से सेकंड में गए, सेकंड में से थर्ड में भेजना है तो भी सेम फंडा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना है तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे देखो मान लो फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे मेरा हायर पे है, अगर मुझे हायर से लोअर में लाना है, हायर से लोअर में लाना है, हायर लूज एनर्जी, हाँ हायर टू लोअर अगर करना है तो फिर एनर्जी का क्या होता है, लॉस, इमिट एनर्जी म्हणू आपण त्याला, लॉस म्हणा काही चालते, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा बाय इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात और समझ लो, एक गोष्ट मस्त आहे, खास गोष्ट आहे एकदम, हे लक्षात घ्यायचं, म्हणजे किती हे असते त्याच्यामध्ये, काय म्हणतो आपण त्याला, सिमिलॅरिटी म्हणा, म्हणजे किंवा कोऑर्डिनेशन किती व्यवस्थित असते हे मला सांगायचं आहे। सो सुनियोजितता म्हणतो ना आपण, सुनियोजितपणा म्हणतो ना, एकदम प्लॅनिंगनी व्यवस्थित असं जे असते ना तसं असते पहा। आता समजा फर्स्ट ऑर्बिट आहे, माझ्याकडे लक्ष द्या रे, फर्स्ट ऑर्बिट मधून इलेक्ट्रॉन अपन पाठवत है सेकंड ऑर्बिटला, सेकंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर हम सेकंड ऑर्बिट में भेजेंगे ना, तो उस वक्त मान लो उसने 10 किलो कैलोरी एनर्जी अगर एब्सॉर्ब किया, 10 किलो कैलोरी एनर्जी अगर वो एब्सॉर्ब करेगा, तो सेकंड से जब फर्स्ट में आएगा ना, तो उतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली 10 किलो कैलोरी एनर्जी वो लॉस करेगा। मतलब नंबर सेम है, ये अगर प्लस है, एब्सॉर्ब म्हणजे वाढणार ना, एब्सॉर्ब हो रहा है तो बढ़ रही करके प्लस, और ये लॉस हो रहा है करके मायनस, म्हणजे एक्झॅक्ट तेवढीच एनर्जी जेवढी त्यांनी वर जाण्याकरता घेतली ना, तेवढीच एनर्जी तो बरोबर तेवढीच एनर्जी लॉस करतो जर त्याला वरून खाली यायचं असेल तर। आली गोष्ट लक्षात तुमचे, हो बात समझ में आ रही सगळ्यांना? हा सर व्हेरी गुड। तर आता हे झाले काही पॉइंट, पाहता आपण याला पटापट पटापट एक काम करा तुम्ही माझ्या समोर, ओय बच्चो 40 नंबरवर पहा, पॉच्युलेट ऑफ द बोर्स ॲटॉमिक थिअरी लिहिलेला आहे, त्यात पॉइंट नंबर 1, इकडच्या पेजवर पॉइंट 2 ते लिहिलेलं आहे, आणि ते 2 पॉइंट वाचावर लवकर, तुम्हाला समजते का बाबा पटकन, मग मी अँग्युलर मोमेंटम कडे जातो। वाचा, फर्स्ट नंबरचा पॉइंट तुम्हीच वाचला होता, तो वाचा पुन्हा, सेकंड वाचा, अँग्युलर मोमेंटमही तुम्हाला समजून जाईल, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला दिला डायरेक्ट, एमव्हीआर असतो त्याचा, अँग्युलर मोमेंटम इक्वल टू एमव्हीआर, कसा आला ते पहा। आता उरला एनर्जीचा प्रश्न, ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सीची हे दिलेला आहे, थर्ड पॉइंट तो मी सांगतो समजून तुम्हाला, रिझल्ट पटापट घ्या लवकर लवकर लक्षात। स्टेशनरी लेवल म्हणजे झालं, ऑर्बिट, शेल, स्टेशनरी लेवलचा अर्थ होते ऑर्बिट किंवा शेल। झालं, अँग्युलर मोमेंटम पहा, अँग्युलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया and angular velocity omega।
हा, आता अँग्युलर मोमेंटम समजण्याकरता तुम्हाला मोमेंटम माहित पाहिजे. माहिती आहे का मोमेंटम काय असते? सांगा बरं कोणतरी Mass into डेफिनेशन. velocity. हा, व्हेरी गुड. मास Product of इंटू mass and velocity. वेलॉसिटी. ठीक आहे. तर Product मोमेंटम, into हा बोला बोला. mass of product into velocity. बर, मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू वेलॉसिटी. मास ऑफ प्रोडक्ट अँड वेलॉसिटी असा फॉर्म्युला आहे तो. बरं ठीक आहे, जाऊ. मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. ठीक है. अब यहाँ पे वर्ड Product आया of mass and velocity आहे. एंग्युलर मोमेंटम. एंग्युलर मोमेंटम. आता एंग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय असते पहा. आता पहिल्यांदा थोडस हे समजणं जरुरी आहे की वाय मोमेंटम चेंज. मोमेंटम कधी चेंज होऊ शकते? आता बॉडीचं मास तर जनरली चेंज होत नाही, बरोबर आहे की नाही? आता हा पेन आहे, त्या पेनाचं मास चेंज नाही होणार, पेन जसाच तसाच राहील, पण याची वेलॉसिटी काय होऊ शकते? चेंज होऊ शकते. हा, वेलॉसिटी चेंज झाल्याने जनरली मोमेंटम चेंज होत असते. जनरली म्हणतोय मी, याचा अर्थ मासचा रोल नाही असं नाही आहे, पण मास जनरली चेंज नाही होत, वेलॉसिटी चेंज होते कंटिन्युअसली. दॅट्स वाय मोमेंटम जनरली चेंज बाय द चेंज इन वेलॉसिटी. अब वेलॉसिटी चेंज होना मतलब क्या है? देखो, वेलॉसिटी चेंज होने के लिए 3 कंडीशन मैंने खुद ही पढ़ाया था. अब देखो, अगर एखादा ऑब्जेक्ट ऐसा है और वो अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होंगी. अभी ऐसे जाने को ना, लेकिन इधर आ गया. ये इधर जाने को ना, लेकिन इधर आ गया. ये इधर जा सकता था, लेकिन इधर आ गया. म्हणजे प्रत्येक मोमेंटला, प्रत्येक पॉइंटवर डायरेक्शन काय होते रे? चेंज होती. ठीक है. और प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर मोमेंटम भी चेंज होता. तो ये जो मोमेंटम है जो सर्कुलर मोशन में चेंज होते रहता, इट इज अ एंगुलर मोमेंटम. अब ये जो प्रोडक्ट रहता, ये जो मोमेंटम है, ये है प्रोडक्ट किसका किसका? मास, मास इंटू एंग्युलर वेलॉसिटी. एंग्युलर वेलॉसिटीचा प्रोडक्ट असते. ठीक आहे. आता सॉरी, मास भरते, ये चेंज होईल. इनर्शिया, तो मास नहीं होना, यहाँ पे इनर्शिया होना. क्या होना? इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हटलं त्यांनी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया माहिती आहे का काय असते? हो. काय असते सांगा बरं. व्हॉट इज इनर्शिया? नॉट रशिया. इनर्शिया. सांग रे वेदांत मेटकर. It is First the law of state of Newton. motion in which the object be in rest until and unless any external force is applied to it. व्हेरी गुड. कोणी म्हटलंय उत्तर? कोणी दिलं? First law of Newton. अरे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन म्हटलं नाही होत बाबा रे. Rishi. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया, नो डाऊट. ओके. आता फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन म्हटलेले होत असते काय, ते लक्षात घे आले पाहिजे. तर मी सांगतो, या मुलीने बरोबर उत्तर दिलं आणि इथं वेदांत बसला माझ्या समोर, त्यांनी पण उत्तर बरोबर दिला. तुम्हाला ते ऐकायला नसून आलं, विषय नाही आहे, पण त्यांनी पण बरोबर दिलं. आणि कोणीतरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन म्हटलं, हेही बरोबर आहे, पण ते फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनची, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आहे न्यूटनचा, हा त्याच्यावर बेस आहे, इनर्शियावर. ठीक आहे. पण त्याचं स्टेटमेंट असं होईल की कोणती बॉडी जर रेस्टमध्ये असेल तर ती रेस्टमध्येच राहण्याचा प्रयत्न करते, किंवा ती युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर ती युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहण्याचा प्रयत्न करते. जर तिला रेस्टमधून युनिफॉर्म मोशनमध्ये किंवा युनिफॉर्म मोशनमधून रेस्टमध्ये यायचं असेल तर त्या बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स लावावा लागतो. जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी रेस्ट में से यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में से रेस्ट में नहीं जा सकती. उसकी स्टेट बदलने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है. ठीक है. Lack of अभी energy. मतलब एवरी बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज द इनर्शिया. एवरी बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इट इज कॉल्ड इनर्शिया. ते एक्झाम्पल नाही करायचे, बस बीसचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहित असेल ना, जर्क भेटते, हे होते ते होते, हो. एक्झाम्पल Move त्याचे. होताना, turn ठीक होताना. आहे. आता ते जाऊ दे, आता ते फिजिक्सचा पार्ट आहे, त्याच्यात घुसलो आपण तर अधिक ते राहून जाईल.
आता हे अँग्युलर हे जे आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे याला आपण रिप्रेझेंट केलाय आयनी आणि याला अँग्युलर वेलॉसिटी त्यांनी त्याचं दिलं त्यांनीच म्हणतो की ओमेगा असं असते ओमेगा म्हणतात त्याला. मग आता हे जे असते आय म्हणजे काय अँग्युलर मोमेंटम जे आहे त्याचा अर्थ आपल्याला त्यांनी दिला एम आर स्क्वेअर मास इंटू रेडियसचा स्क्वेअर. जो सर्कल आहे ना हा सर्कलची रेडियस ज्याच्यावर तो पार्टिकल फिरत आहे तुम्हाला दिसतेच आहे तिथं ते आणि व्ही अपॉन आर आहे. एक आर गेला तर अँग्युलर मोमेंटम इक्वल टू एम व्ही आर नेहमीसाठी लक्षात ठेवायचं. हे करून दाखवायची की गरज नाही. अँग्युलर मोमेंटम इट इज नॉट मॉम इट इज अ मोमेंटम. तर अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे एम व्ही आर मास वेलॉसिटी आणि रेडियस. मास वेलॉसिटी आणि रेडियस एम व्ही आर एवढं लक्षात ठेवायचं. आता बुरला पॉइंट फ्रिक्वेन्सीचा तर फ्रिक्वेन्सीचा आता मी उद्याला सांगेल कारण की आता वेळ संपत आलेला आहे आणि 2च मिनिट राहिले. तर उद्याला आता हे फ्रिक्वेन्सी सांगा आणि याच्यात पहा रिझल्ट ऑफ बोर थेअरी आहे ना याच्यात डायरेक्ट काही गोष्टी दिलेल्या आहे ते एवढ्या डायरेक्ट तुम्हाला समजणार नाही. मी त्याला थोडंसं अधिक जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेल. चालेल? हो सर. हो. हा ठीक आहे चलो बाय. Yes, sir.